तो बच्चों हमने जो पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में बेसिक में वो पढ़ा था बहुपद के बारे में, बहुपद क्या होता है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बेसिक भी समझाई थी, ठीक है बच्चों। और बहुपद की घात के बारे में पढ़ा था, और बहुपद हम कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके थे। आज जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? अरे भैया बताओ, 9th में आप पढ़ के आए होगे, नहीं गिल्ली डंडा खेल लो तो कहाँ से ध्यान रहेगा कुछ, तो पढ़ लिया करो यार, तभी तो बात समझ में आएगी, ठीक है। तो भाई बहुपद जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे 2 प्रकार के, यानी 2 आधारों पर हम यहाँ पर बहुपद को डिवाइड करेंगे। बहुपद 2 टाइप के होते हैं, एक तो घातों के आधार पर और एक पदों के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के प्रकार, तो यहाँ लिखेंगे हम बहुपद 2 प्रकार, या बहुपद को 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं हम बच्चों, ठीक है। बहुपद को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, कैसे और क्यों? देखिए बहुपद को हम 2 प्रकार से विभाजित इसलिए करेंगे कि जो बहुपद है एक्चुअली घातों के आधार पर कुछ अलग नाम होते हैं उसके, और पदों के आधार पर कुछ अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे जो है घातों के आधार पर, बेस्ड ऑन डिग्री या पावर। तो घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं अनंत प्रकार के, ठीक है। अब कुछ ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत। तो सबसे पहले अगर हम बात करें घातों के आधार पर, तो ये होगा बच्चों रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये रैखिक बहुपद होता क्या है? तो ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात 1 हो, ठीक है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 1, और 1 से बड़ी घात नहीं है, सिर्फ सबसे बड़ी घात 1 है, तो उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके उदाहरण दीजिए सर, तो उदाहरण देखिए कुछ इस तरीके से दे सकते हैं आप। उदाहरण आप ऐसे दे सकते हैं कि ax + b, तो यहाँ पे चरराशि क्या आ रही है? चरराशि है यहाँ पर x, और s की सबसे बड़ी घात कितनी है? यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब यहाँ कहेंगे यहाँ भी तो चरराशि होगी, है, यस है, यहाँ पर x की पावर 0 है, और x की पावर 0 का मान 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b ही आएगा, इसीलिए हमने इसको लिख के नहीं दिखाया, आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ x की घात 0 है, यहाँ x की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी हुई? 1, इसलिए ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हैं 5y + 6, ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो चरराशि है वो y है, और y की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1। आप ऐसे भी दे सकते हैं 9z + 6, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, या आप ये भी दे सकते हैं कि 8m, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। तो ये हो गया रैखिक बहुपद। अब देखिए बच्चों एक बात समझिएगा, रैखिक बहुपद एक चर राशि में भी हो सकता है, 2 चर राशि में भी हो सकता है, 3 चर राशि में भी हो सकता है, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल दिए इन सब में सिर्फ एक चर राशि आ रही है, देखो x, इसमें एक चर राशि आ रही है सिर्फ y, इसमें एक चर राशि आ रही है सिर्फ z। तो रैखिक बहुपद
कई चर राशि वाले भी हो सकते हैं, वहां पर जितनी भी चर राशि उसमें आएंगी वो सबकी पावर 1 होगी। जैसे आप कहेंगे ये 5x + 6y + 8, तो ये 2 चर राशि वाला बहुपद है, और वो भी कौन सा, रैखिक। क्यों? क्योंकि दोनों ही चर राशियों की जो पावर है यहाँ पर वो 1 है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर रैखिक बहुपद एक चर राशि वाला है, कितनी चर राशि वाला है, एक चर राशि वाला है, तो उसमें जो पद होंगे अधिकतम वो 2 होंगे। ठीक है, किसी भी बहुपद में कितने पद होते हैं, उसकी घात से एक अधिक, उसकी सबसे बड़ी घात से एक अधिक पद उसमें होते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 1, तो 1 से एक अधिक यानी 2 पद हो सकते हैं इसमें, सिर्फ एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। ठीक है, चलिए ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद दूसरा आएगा आपको द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, देखिए सर नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, रैखिक मतलब 1, द्विघात, द्विघात मतलब द्वि मीन्स 2, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे आप, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है, कितनी, 2 होती है, जो कि द्विघात है ना, द्वि मीन्स 2, द्वि होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। उदाहरण की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए जैसे ये 5x² + 6x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चर राशि की घात यहाँ तो कुछ है नहीं, मतलब 0 है, लिखो या मत लिखो, क्योंकि मान 1 होता है, या x की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो हमको x की पावर सबसे बड़ी देखनी है, छोटियों से तो बात भी नहीं करनी है। ठीक है, छोटियों से बात नहीं करनी है, सबसे बड़ी पावर को देखना है, क्योंकि बड़ी पावर देखिए भाई, देखिए आप लोग एक सिंपल से जैसे घर में परिवार होते हैं, हम लोगों के परिवार में जो सबसे बड़े होते हैं उन्हीं की चलती है ज़्यादातर परिवारों में, मैं सभी के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये दुनिया है और अलग अलग परिवार हैं, वो अपने अपने यहाँ की होगी, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने ये देखा है कि अगर एक फैमिली है तो फैमिली में जो सबसे बड़े होते हैं उनकी चलती है। एक बड़े बूढ़े मान लीजिए कोई हैं तो उनकी बात को सब जो है मानते हैं, या कोई बात होगी तो वो कहेंगे तो वो मानी जाती है। तो बड़ी चीज़ को बड़े आदमी को पूछा जाता है, जो घर में सबसे बड़ा है उसी को तो पूछा जाएगा। अरे भैया गाँव में शादी में इन्विटेशन आता है, गाँव में क्या शहर में भी आए, तो भाई बड़े का नाम पहले लिखा जाता है ना, बड़े को पूछा जाता है। ऐसी थोड़ी दावत खाने चले जाओगे प्यारे, पहले पापा जी का नाम आएगा। ठीक है, पापा जी का नाम आएगा तो पापा जी की मेहरबानी है जो दावत आपको मिल रही है। ठीक है, पापा जी का नाम लिखा जाता है कार्ड पे। तो यहाँ पर देखो भाई पापा जी या बाबा जी हैं तो बड़े, जो भी घर में बड़े हैं उनका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी भैया वही काम हो रहा है, एक तरीके से ये फैमिली है किसकी, बहुपद की, और यहाँ पे चर राशि की जो सबसे बड़ी घात है उसी की चलेगी और उसी की मानी जाएगी, और वही मेन है, इसलिए हम सबसे बड़ी घात को देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इसीलिए इसे द्विघात बहुपद बोलते हैं, जो कि 2 सबसे बड़ी घात है। ठीक है, आप इसे इस तरीके से दे सकते हैं क्या एग्जांपल, कि 9y + 8y² + 6, देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, और देखिए मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी बहुपद में कितने पद होते हैं, कितने पद होते हैं, जितनी उसकी सबसे बड़ी घात है उससे ज़्यादा उसमें पद हो सकते हैं, होने को कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उसकी सबसे बड़ी घात है ना उससे एक ज़्यादा पद हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एक भी पद हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसी भी बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पद हो सकते हैं, उसकी उच्चतम घात से एक अधिक, उसकी सबसे बड़ी घात से एक अधिक पद हो सकते हैं। देखिए ये एक द्विघात बहुपद है, तो सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 2, लेकिन इसमें पद हो सकते हैं 3। कैसे, एक तो सबसे बड़ी घात जो इसका नाम है वही होगा, फिर एक उससे छोटी, और एक लास्ट में अचर पद। इसे क्या बोलते हैं, हम अचर पद बोलते हैं, कांस्टेंट, जिसके पास x नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से तीसरा आएगा अब आपका त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ऐसे इसमें लिख दीजिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 होती है। ठीक है,
ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 होती है, 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए रैखिक मतलब एक, लीनियर यानी 1। तो ऐसा बहुपद जिसमें एक घात है रैखिक बहुपद कहलाएगा, सबसे बड़ी घात। द्विघात मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 द्विघात हो गया। त्रिघात मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 हो, 3 त्रिघात बहुपद हो जाएगा। उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पर उदाहरण इस तरीके से देंगे आप कि 9x³ + 5x² + 6x + 1, यानी त्रिघात है तो पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात ले लो, एक उससे छोटी घात ले लो, फिर एक लास्ट में अचर पद ले लो। ठीक है, तो 4 पद हो गए इसमें। और सबसे बड़ी पावर देखो आप, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसलिए हम इसको त्रिघात बहुपद कह रहे हैं। क्योंकि इस बहुपद में जो चर राशि की सबसे बड़ी घात है वो 3 है, इसलिए ये एक त्रिघात बहुपद का रूप है बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनका मानक रूप क्या होगा, मानक रूप, तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो भैया मानक रूप होगा इसका ax + b आप कह सकते हैं, क्योंकि ax + b, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ax + b, क्योंकि किसी भी बहुपद में उसमें उस बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात है उससे एक अधिक पद होता है, उससे अधिक एक ज़्यादा करके उतने पद होते हैं। मतलब जैसे 5 घात बहुपद है तो उसमें कुल पद कितने हो सकते हैं, अधिकतम 6 पद हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 1 बढ़ा दो 4। 4 घात बहुपद है, अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 1 बढ़ा दो 5 पद हो सकते हैं। तो इसी प्रकार ये एक रैखिक बहुपद है, यहाँ इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, तो पद कितने हो सकते हैं इसमें, अधिकतम 1 बढ़ा दो 1 में 2, यानी 2 अधिकतम पद हो सकते हैं, एक चर राशि वाला और एक अचर पद। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें द्विघात बहुपद का, तो इसका जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा, व्यापक जो रूप होगा इसका वो होगा ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर ये जो x² का गुणांक है a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, कि भैया अगर हम a की जगह 0 लगा दिया तो ये स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो जब स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये किसका रूप है, व्यापक, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। लेकिन द्विघात वाला पद तो पूरा 0 ही हो गया, तो फिर ये द्विघात कहाँ रहा। अगर हम इसको a को 0 कर देंगे तो स्क्वायर 0 हो जाएगा, और ये है एक द्विघात बहुपद, तो भैया द्विघात इसमें बचेगी कहाँ, 0 की वजह से ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तो एक घात वाला बचेगा, और नाम ले रहे हैं इसका द्विघात, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस पद को 0 नहीं करना है, वो पद 0 नहीं होना चाहिए जिस आधार पर उस बहुपद का नाम रखा गया है। ये एक द्विघात बहुपद है, तो आप इस द्विघात वाली रैखिक बहुपद इसको x² को 0 नहीं बना सकते, और इसका मतलब ये होगा कि e की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसी बात करें त्रिघात बहुपद, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, और यहाँ a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो भैया अगर a 0 तो ये त्रिघात ही 0 हो गया, तो इसका नाम है त्रिघात, लेकिन त्रिघात तो बचेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। इसीलिए जिस आधार पर उसका नाम रखा गया वो 0 नहीं होना चाहिए। इनमें से कुछ भी 0 हो सकता है, बट ये x³ 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि x³ 0 बन गया तो मेरी त्रिघात कहाँ बचेगा। ठीक है, ऐसे बच्चों एक और आप वैसे होने को तो कितनी भी हो सकते हैं, 3 घात हो गया, जिसमें 4 है तो 4 घात, 5 है तो 5 घात, 6 है तो 6 घात, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ 10th में जो पढ़ेंगे वो 4 घात तक पढ़ेंगे, इससे ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा 10th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो है 4 घात बहुपद की डेफिनेशन कहाँ लिखूँ बच्चों, ऊपर लिख दूँ, शायद आपको नीचे दिखेगा नहीं ना यहाँ पर। तो चौथा टाइप हो गया चतुर्थ घात बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी हो, 4 हो, 4 घात बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब इसका व्यापक रूप की अगर हम बात करें या एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा,
इस तरीके से आप दे सकते हैं एग्जाम्पल 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ये एक 4 घात बहुपद है, क्योंकि इसमें चरराशि की जो सबसे बड़ी घात है, यहाँ 1 या 2 या 3 या 4, तो सबसे बड़ी घात 4 आ रही है। बस हमको कुछ नहीं करना है, जो भी हमें बहुपद दे रखा है हमें ये देखना है वहाँ पे चरराशि की जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है, उतनी ही घात का वो बहुपद हो जाएगा। अब अगर हम बात करें व्यापक रूप, तो व्यापक जो रूप होगा वो होगा ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये एक 4 घात बहुपद है, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a ही 0 बन गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट 0 हो गया तो ये 4 घात कहाँ बचेगा, फिर तो त्रिघात बचेगा, और जबकि नाम इसका 4 घात हम ले रहे हैं, ठीक है। इस वजह से तो सभी के स्टार्टिंग में जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी आधार पर उसका नाम रखा गया है, और वही 0 हो जाएगा तो फिर वो घात का जो वो वाली घात वाला जो बहुपद नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से 4 घात बहुपद हो गया। होने को 5 घात भी हो सकता है, 6 घात भी हो सकता है, 7 घात भी हो सकता है, और अनंत घात तक हो सकता है, लेकिन हम हाई स्कूल में सिर्फ 4 घात तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहीं तक मैंने आपको समझा दिया है। तो ये तो था बच्चों आपका घातों के आधार पर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया थी, नोट डाल के आप ये वाला लिख लीजिएगा, नोट डाल के ये वाली लिख लीजिएगा कि किसी भी बहुपद में अधिकतम कितने पद होते हैं। जिस बहुपद की सबसे अधिकतम जो घात होगी किसी बहुपद में, ये देखिए अधिकतम पावर कितनी है। मान लीजिए किसी बहुपद में अधिकतम 4 पावर है, तो उसमें 1 जोड़ दो 5 हो गए, तो उसमें अधिकतम 5 पद हो सकते हैं। और आप यहाँ भी देख लीजिए व्यापक रूप में 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, तो ये 5 पदी बहुपद है, ठीक है। तो किसी भी बहुपद में उसकी उच्चतम घात से 1 अधिक पद हो सकते हैं, और कम से कम 1 पद हो सकता है, ठीक है। तो ये एक 4 घात बहुपद हो गया, ठीक है। चलिए, और आगे के तरीका 5 घात भी पढ़ेंगे, तो 6 भी हो सकता है, लेकिन 4 तक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका घातों के आधार पर। अब आएगा बच्चों अगला जो प्रकार है बहुपद का, वो आएगा पदों के आधार पर। किन के आधार पर? पदों के आधार पर, ठीक है। अब पद समझ लीजिए आप। दूसरा, ये तो हो गया घातों के आधार पर, और दूसरा होता है बच्चों पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, जैसे पहला एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद। तो देखिए नाम से इंडिकेट हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम पढ़ना है। एक पदी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वो एक पदी बहुपद है। अब वो कितनी भी घात का हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन पद एक होना चाहिए सिर्फ। उसमें कितना पद होना चाहिए? एक पद होना चाहिए। तो यहाँ लिख दूंगा ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण आप इसका ऐसे दे सकते हैं कि 5x की पावर क्यू, तो ये सिर्फ एक ही तो पद है, अकेला पद है, ठीक है। 5x क्यू, 9x की पावर 7 अकेला पद है। पावर कितनी भी हो, पावर की हम पावर के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, पावर के आधार पर हम पीछे बात कर रहे थे पिछले टाइप में, लेकिन अब ये पदों के आधार पर हम बहुपद की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एक पद होना चाहिए। 9 ये एक बहुपद है, ये भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है, ठीक है। तो ये भी एक बहुपद है, तो इसमें पावर पद कितने आ रहे हैं? एक पद आ रहा है, ठीक है। तो ये एक पदी बहुपद हो गया। इसी प्रकार से आप दे सकते, दूसरा दे सकते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों, 2 पद हों, द्विपदी बहुपद कहलाता है। और द्विपद लिखने आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं 5x + 6, इसमें सिर्फ 2 पद हैं। कहेंगे सर कैसे 2 पद हैं? तो एक पद तो देखिए ये हो गया, और एक पद ये हो गया। चिन्ह देखिए बीच में प्लस माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो वो अलग अलग हो गए। गुणा का चिन्ह लगेगा तो वो अलग नहीं माना जाएगा। जैसे 5 में और x में बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा हो रहा है, तो ये 5 और x एक ही पद माना जाएंगे, अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 5 और x में गुणा हो रहा है, अगर प्लस या माइनस का आ रहा है साइन तो वो अलग हो जाएंगे पद। मल्टीप्लाई और डिवाइड पर कोई अलग नहीं होते हैं पद, ठीक है। जैसे और लिख सकते हैं आप 9y + 4 ये द्विघात बहुपद है। 3x + y ये द्विघात बहुपद है, दो चर राशि वाला, लेकिन जो दो चर राशि आ रही हैं। 9m
m स्क्वायर प्लस 1, कितनी भी घात का हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ घातों के आधार पर नहीं पदों के आधार पर बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ पद को देखना है। कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो ये एक द्विपदी बहुपद है। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद भी हो सकता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों वो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ऐसी 4पदी बहुपद भी हो सकता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 4 पद हों 4पदी बहुपद कहलाता है। ऐसी 5पदी बहुपद भी हो सकता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 5 पद हों 5पदी बहुपद। ऐसी 6पदी 7पदी इनफाइनाइट पदी बहुपद हो सकते हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ ये समझना है, हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि पद क्या होता है, ठीक है, और कौन सा पदी बहुपद है, रैखिक बहुपद कैसा होता है, द्विघात बहुपद कैसा होता है, त्रिघात कैसा होता है, ठीक है, पदों के आधार पर बहुपद कैसे होता है। तो ये चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए। तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। आप इनको और चाहो तो द्विपदी के बाद त्रिपदी भी लिख सकते हो अपने बना के, ऐसी सेम 4पदी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझ में आई होप बिल्कुल आ गया होगा। जिन लोगों को समझ में आ गया तो अभी कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को इसी बात पर शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपके फिनिश हो गए, ठीक है। या 2 टाइप के हमने पढ़े, एक घातों के आधार पर और एक पदों के आधार पर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक और देखिए, कुछ टाइप के और होते हैं, एक दो मैं और लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे शून्य बहुपद, है ना, अगला जो है शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। अब ये शून्य बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि का जो गुणांक है वो शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब ये गुणांक क्या होता है ये तो आपको पता है, नहीं पता है गुणांक क्या होता है? तो पहले देखो यहाँ समझ लो गुणांक क्या होता है। जैसे मैं लिखा 5x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 6x प्लस 1। अब मैंने यहाँ कहा x की पावर 4 का गुणांक बताओ। तो अब आपको ये देखना है कि x की पावर 4 का गुणांक पूछा है ना, तो सिर्फ x की पावर 4 को तो छोड़ दो, बाकी के जितनी भी चीज से उसमें गुणा हो रहा है x की पावर 4 में, वो उसका गुणांक है। जैसे यहाँ पे x की पावर 4 का पूछा है, तो x की पावर 4 को ही छोड़ दो बस, बाकी इस x की पावर 4 में किससे गुणा हो रहा है? 5 से हो रहा है। इसका गुणांक क्या हो गया? 5 हो गया। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि x की पावर 2 का गुणांक बताओ, तो यहाँ पर x की पावर 2 है ही नहीं, पहली बात तो छोड़ो। x की पावर 3 का गुणांक बताओ, तो x की पावर 3 में किससे गुणा हो रहा है? +8 से, तो इसका गुणांक हो गया +8। x का गुणांक बताओ, तो x में किससे गुणा हो रहा है? +6, तो ये +6 का गुणांक हो गया। ऐसे अगर मैं ये कहूँ कि 9xyz², अगर मैं आपसे ये कहूँ कि z² का गुणांक बताओ यहाँ पे, तो z² का गुणांक पूछा है तो z² को छोड़ दो, जिसका पूछा है उसे छोड़ दो। अब बाकी जितने भी से उसमें गुणा हो रहा है वो उसके गुणांक हैं। जैसे z² का गुणांक हो गए 9xy, सिर्फ 9 नहीं, जिसका गुणांक पूछा है उसे छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं और उसमें उनसे गुणा हो रहा है तो वही उसके गुणांक हैं। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि का जो गुणांक है वो शून्य हो। जैसे 0x की पावर 2, तो ये x की पावर 2 चरराशि है और इसका गुणांक कितना है? शून्य है, तो ये एक शून्य बहुपद है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ax3, जहाँ a की वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो ये एक शून्य बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू तो 0 दे रखी है, ठीक है। 5x, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं 0x³ प्लस 0y³, तो ये क्या है? ये भी एक शून्य बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो चरराशियों के गुणांक हैं वो क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं, तो इसको पूरा 0 बना देंगे, तो ये एक शून्य बहुपद हो गया, ठीक है। कौन सा बहुपद हो गया? शून्य बहुपद हो गया। इसके बाद आएगा बच्चों आपको अचर बहुपद, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। अभी अचर बहुपद क्या होता है? ठीक है, अचर बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात 0 होती है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। नहीं सॉरी 1 नहीं, 0 होती है, 0 होती है, ठीक है, 0 होती है। वो क्या होता है आपका? जो है अचर बहुपद कहलाता है। अब कैसे? जैसे मान लीजिए मैं लिखा 9, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? यहाँ चरराशि नहीं है, है चरराशि, लेकिन चरराशि की पावर यहाँ पर 0 है। कैसे? देखो
x की पावर 0, क्योंकि 9 इंटू एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 आ गया, इसीलिए हम इसको सिर्फ 9 लिख रहे थे, एक्स की पावर 0 को दिखा नहीं रहे थे, क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, किसी की भी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए टू जेड, ऐसे ही 1 से लेके इन्फिनिट तक किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये अचर बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की पावर क्या हो, 0 हो, हर चर राशि की पावर। जैसे आपने लिखा 6x0 प्लस 5y0, तो ये क्या है, ये अचर बहुपद है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। या आप लिख दीजिए माइनस के 9, तो ये एक अचर बहुपद है, माइनस के 6, तो ये एक अचर बहुपद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चर राशि की जो सबसे बड़ी पावर है वो 0 पाई जा रही है, तो इसलिए ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है, ठीक है। तो चर बहुपद समझ गए, शून्य बहुपद समझ गए, अचर बहुपद समझ गए, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर आप बहुपदों को समझ गए, ठीक है। और गुणांक क्या होता है आप ये समझ गए, घात समझ गए, सारी चीज क्लियर हो गई। चलिए अब इसके बाद आएंगे हम बहुपदों के शून्य। शून्य क्या होते हैं, जीरोज, ठीक है। शून्य किसे बोलते हैं, या शून्यांक भी बोल सकते हैं। बहुपद का शून्य, ठीक है। जीरोज, शून्य को क्या बोलते हैं, जीरोज। अब ये शून्य क्या होता है, तो चर राशि का ऐसा मान जो किसी बहुपद को 0 बना दे या उस बहुपद को संतुष्ट कर दे, तो हम उससे जो है उसी मान को उस बहुपद का शून्य कहेंगे, ठीक है। किसी भी बहुपद की चर राशि का ऐसा लिख दीजिए आप, बहुपद में चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद को संतुष्ट करे, क्या करे, संतुष्ट करे, संतुष्ट करे, अर्थात पूरे बहुपद को शून्य बना दे, क्या कर दे, शून्य कर दे। तो ऐसे चर राशि के मान को, तो ऐसे चर राशि के मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, शून्यक कहते हैं। ये मेरे बच्चों अपनी भाषा में, कोई किताबी भाषा नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई बहुपद दे रखा है, कोई भी बहुपद हो सकता है, उसमें कोई ना कोई चर राशि होगी, उस चर राशि की कोई ऐसी वैल्यू जो उस पूरे बहुपद को 0 बना दे, यानी उस बहुपद में जहां जहां वो चर राशि आ रही है उस चर राशि में जो है x की जगह 0 लगा दो, अगर वो पूरा या फिर कोई वो वाला मान लगा दो, अगर वो उस बहुपद को शून्य बना देगा, पूरे बहुपद को सेटिस्फाई कर देगा, तो वो उस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 5x - 10, तो यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू कोई होगी जरूर, x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे बहुपद को 0 कर देगी, वो इस बहुपद का शून्यक होगा। अब कैसे, जैसे अगर मैं इस x की जगह पे मान लीजिए 2 लगा दूं, तो ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। कैसे, देखो नहीं तो 5 इंटू एक्स की जगह 2 - 10, 5 2 जा 10 और ये -10, 10 में 10 गया, 0 आ गया। तो इस बहुपद में x की जगह हमने 2 लगाया और ये पूरा बहुपद 0 हो गया। इट मीन्स दैट कि x की वैल्यू जो 2 है इस बहुपद को संतुष्ट कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये x बराबर जो 2 है इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। हम यहाँ कहेंगे कि x = 2 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अब किसी बहुपद के
अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो जिस बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात जितनी होती है, किसी बहुपद की जितनी भी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे x के ऐसे मान या चर राशि के ऐसे मान जो उस बहुपद को शून्य बना दें, वो उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा शून्यक। और शून्यक कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे भाई? कोई बहुपद है, वहां से आप उस चर राशि का मान निकाल लीजिए उस बहुपद को सॉल्व करके। जो भी चर राशि का मान आएगा वो उस बहुपद का शून्य हो जाएगा, मान होगा। ठीक है, देखिए कैसे, उदाहरण दूंगा मैं यहाँ पर आपको। उदाहरण जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बहुपद दे रखा है। क्या बहुपद दे रखा है? 2x² माइनस के 72। ये एक बहुपद है px बराबर, क्या है ये है एक px बराबर एक बहुपद है, उदाहरण था ये। ठीक है, एक बहुपद दे रखा है हमें px बराबर 2x² माइनस के 72। ये एक बहुपद है, क्योंकि देखिए बहुपद कैसे पहचानते, मैंने आपको ये 3 तरीके बताए थे। एक डेफिनेशन के आधार पर बताया था, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात धनात्मक पूर्णांक हो, सबसे बड़ी घात नहीं कोई भी घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक हो, तो वह क्या होता है आपका बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। और मैंने 3 बात अलग से और आपको बताई थी, अगर किसी भी बीजी व्यंजक में चर राशि की जो घात है वो ऋणात्मक नहीं है, चर राशि बटे में नहीं आ रही है, और चर राशि रूट के अंदर भी नहीं आ रही है, तो अगर ये तीनों बात फॉलो होंगी तो वो एक बहुपद होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चर राशि है वो x है, x की पावर जो 2 है वो नेगेटिव नहीं है, ऋणात्मक नहीं है घात, x जो है वो रूट में नहीं आ रहा है और x बटे में भी नहीं आ रहा है, तो इसमें तीनों बात फॉलो हो रही हैं, मतलब ये एक बहुपद होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे QY बराबर आपको दे दिया 9x की पावर, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो, अब यहाँ से हम क्या पढ़ रहे थे, शून्यक ज्ञात करना। तो इस बहुपद के मुझे शून्यक ज्ञात करने हैं। अब किसी भी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो कोई भी बहुपद हो, उस बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात है उसके उतने ही शून्यक होंगे। किसी भी बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम शून्यक कैसे निकालेंगे? तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? ये जो px है ना, इस px के बराबर 0 मान लेते हैं। माना px बराबर 0, तो यहाँ लगा दो 0 और बराबर में 2x² माइनस के 72। अब देखिए आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, 2 साइड होती है, एक LHS और एक RHS, बीच में होता है बराबर। अगर इधर कोई प्लस का उधर जाके माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का, और डिवाइड का तो उधर जाके हो जाएगा भैया मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये सिंबल होते हैं। तो अब देखिए 72 इधर किसका है, माइनस का है, और माइनस को जब मैं साइड चेंज करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा 72 और बराबर 2x²। 2 से काट दो भाई, इसे 2 से काटेंगे 72 को कितनी बार, 36 बार, 36 दूनी 72 और ये x²। अब स्क्वायर को आप इधर लाएंगे तो रूट 36 हो जाएगा बराबर x। अब यहाँ से देखो बाहर क्या निकलेगा, 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 बराबर x। तो जो x की वैल्यू +6 आ गई, एक तो यहाँ से क्या आ गई +6 और एक x की वैल्यू आ गई -6। तो इसके ये दोनों शून्यक हैं। और शून्यक क्या होते हैं? ऐसे चर राशि के मान जो उसको सेटिस्फाइड करें या उसको उस बहुपद को 0 बना दें। आप चेक भी कर सकते हैं, आप चेक करना चाहें तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 लगाओ इस बहुपद में, आप इसमें 6 लगाओगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इट मीन्स ये इसका शून्यक है। आप इसमें -6 लगाओगे तब भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसके शून्यक हो गए, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसको 0 बना रहे हैं। अब कहेंगे सर काहे को मजाक कर रहे हो, क्या बना रहे हैं, 0 बना के दिखाओ। तो लो बना के दिखा देते हैं भैया, क्या बात है। पहले x बराबर 6 लगाओ इसमें, तो px ये क्या लगाना है 6, यहाँ लगाओ 2 × x की जगह 6, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो -72। तो भैया 2 6 का वर्ग कितना हो गया 36 -72, 36 को 2 में गुणा करेंगे +72 और ये -72, कट के क्या आ गया 0 आ गया। तो बहुपद को क्या बना दिया, शून्य बना दिया। और जो x = 6 है वो इस बहुपद का शून्यक है। ऐसे ही आप -6 लगाओगे तब भी शून्य आएगा, आप खुद कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी इसका शून्यक होगा। तो किसी भी बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, उस बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात होती है उसमें उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, और
जो है शून्य ज्ञात कैसे करते हैं कि आप पी एक्स बराबर, अगर आपको बहुपद दे रखा है तो पी एक्स बराबर 0 मान लो, क्यू एक्स बराबर दे रखा है तो क्यू एक्स बराबर 0 मान लो, और उस बहुपद को सॉल्व करो और वहां से चर राशि का मान निकालो। जो भी चर राशि का मान आएगा वो उस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे यहाँ पे चर राशि के 2 मान आ रहे हैं तो ये दोनों इस बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। एक्स की अगर 6 लगाऊंगा ये तब भी पूरा 0 हो जाएगा, -6 लगाऊंगा ये तब भी पहले पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इसका शून्यक है। अगर आपको ये, अगर यहाँ पर ये द्विघात बहुपद था, ठीक है, क्या था ये द्विघात बहुपद, अगर आपको रैखिक बहुपद दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे शून्यक। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 5x - 15, ये एक शून्यक बहुपद है, क्या है, बहुपद है। इसके शून्य कितने होंगे, इसमें ये देखो चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, इसमें एक ही शून्यक होगा, यानी x का ऐसा मान जो इसको 0 बना देगा वो इसका शून्यक कहलाएगा। अब निकालेंगे कैसे, तो px बराबर क्या मान लो 0, तो 0 और इधर क्या बचा 5x - 15, 15 को इधर ले आओ तो +15 हो जाएगा, चौको इधर माइनस का है, उधर क्या बचा 5x, 5 3 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। मतलब ये x = जो 3 है इस रैखिक बहुपद का शून्यक है, वरना आप x की जगह 3 को लगा के देखो 0 बन जाएगा ये पूरा, और इसका शून्यक होगा, चेक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप रैखिक बहुपद के शून्यक भी निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक भी निकाल सकते हैं, त्रिघात के भी निकाल सकते हैं, चार घात के भी निकाल सकते हैं, फिक्र करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। अब किसी बहुपद को अगर मुझे ग्राफ पे दर्शाना है, अगर किसी बहुपद को मुझे ग्राफ पर दर्शाना है तो मैं कैसे दर्शाऊंगा, अब इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं बच्चों, पूरी एक्सरसाइज में इसी पर काम होगा, सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 में ही नहीं 2.2 में भी ये सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, यूज होगा, इसीलिए मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ आपको डीपी, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, बहुपद को ग्राफ पर दर्शाना, किसी भी बहुपद को ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें एक बहुपद दे रखा है px = 4x - 40, ये एक बहुपद है, ठीक है। अब इसको मुझे ग्राफ पे दर्शाना है तो मैं कैसे दर्शाऊंगा, तो किसी भी बहुपद को ग्राफ पर दर्शाने के लिए पहले हमें उस बहुपद के शून्यक ज्ञात करने पड़ते हैं। क्या ज्ञात करने पड़ते हैं, शून्यक, यानी उस बहुपद में जो भी चर राशि आ रही है उसके मान, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे शून्यक, तो समझ लीजिए आप ऐसे कैसे निकालेंगे इसमें शून्यक। तो इस px को मान लेते हैं 0, माना px = 0, यहाँ 0 लगा दो भाई, तो क्या बचेगा 4x - 40 = 0, ठीक है। अब आप देखिए इसमें अगर आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ से x का मान निकालिए तो 4x = उधर जाके हो जाएगा 40, 4 10 जा 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब इसको आप ग्राफ पे दर्शाओ, भाई y तो यहाँ पे है नहीं, तो ये xy प्लेन होता है, x की वैल्यू कितनी जानी है 10 जानी है, तो ये x नेगेटिव होता है, आप जानते हो, ये x पॉजिटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको दर्शाना है ग्राफ पर, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, ठीक, x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो बस यहाँ पे 10 दर्शा दो। भाई x की वैल्यू पॉजिटिव साइड ही तो होती है, तो प्लस की तो 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लोग नाप तोल के करोगे, मैं बिना नाप तोल कर रहा हूँ, आप लोग इसको से नाप के बराबर बराबर दूरी पर डंडे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10, इसको इस तरीके से दर्शा दीजिए, तो ये हो गई आपकी x = 10, इस तरीके से ग्राफ पर आप दर्शा सकते हैं। लेकिन ये कौन सा बहुपद था, रैखिक बहुपद था। अगर द्विघात बहुपद होता तो आप उसे ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, तो समझ लीजिए, ठीक है। और ये एक चर राशि वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक चर राशि वाला है, अगर दो चर राशि वाला होगा तो कैसे दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक बहुपद दे रखा है x² - 40 मान लीजिए, या फिर मान लीजिए यहाँ पे x² - हो गया 36, ठीक है। तो अब आपको इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, और ये px बराबर आपको दे रखा है, तो पहले मानेंगे, माना px = 0, ठीक है। तो px ये क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, और बराबर में क्या हो गया x² - 36। अब इस 36 से माइनस का ऐसे लेफ्ट में ले आओ तो प्लस का 36 हो जाएगा बराबर x², तो ऐसे x की वैल्यू क्या आएगी √36, और कोई वैल्यू अंडर में है और अंडर से बाहर निकल रही है तो वो हमेशा प्लस और माइनस में निकलती है, क्यों प्लस और माइनस में, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-6, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो x की वैल्यू एक तो हो गई +6, x की वैल्यू हो गई -6। अब इसे ग्राफ पर कैसे दर्शाओगे, देखिए ग्राफ पे ऐसे दर्शाते हैं इस तरीके से,
ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये y नेगेटिव होता है, और ये होता है हमारा सेंटर, ठीक है, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब x पे जाना है +6, तो 1 2 3 4 5 6, ये +6 हो गया। y पे जाना है एक x पे जाना है कितना, -6, ये किधर, इधर 1 2 3 4 5 6, ये -6 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई, -6, और x की वैल्यू क्या हो गई, +6। तो यही हो गया बहुपद, ये x एक्सिस हो गई इतनी, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हमने इस तरीके से दर्शा दिया, तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब दो चर राशि वाला है तो कैसे दर्शाएंगे, तो फिर समझ लीजिए आप एक चीज, दो चर राशि वाला बहुपद है तो उसे आप कैसे दर्शाएंगे ग्राफ पर। जैसे आपको दे रखा है 5x माइनस के 20y और प्लस के 40 बराबर 0। ये एक द्विघात वाला दो चर राशि वाला रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें दो चर राशि आ रही हैं और सबसे बड़ी घात कितनी है, 1, इसलिए रैखिक बहुपद है। अब इसे ग्राफ पे कैसे दर्शाओगे आप, तो देखिए सुन लीजिए आप। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप x का मान निकालो, तो ये 5x बराबर इस 20y को -20y को उधर ले जाओ तो +20y, और ये 40 को भी आप उधर ले जाओ तो -40 हो गया। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 20, तो y और 20 दूनी 40। भाई कॉमन कैसे लेते हैं आपको पता है ना, ऐसी संख्या जो दोनों के पास हो और जो सबसे छोटी हो वही कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जैसे मान लीजिए यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, तो दोनों में सबसे छोटा कौन है, 20, तो 20 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा 22, और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। ध्यान रखिएगा हमेशा, कॉमन लेना मतलब होता है भाग देना। जो भी आप कॉमन ले रहे हैं मतलब उससे आप भाग दे रहे हैं। तो 20 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 20 से भाग देंगे, 20 दूनी 40, 5 और 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4/-2। अब आपको यहाँ पे क्या निकालने हैं, इसके शून्यक निकालने हैं। यही x और y के ऐसे मान अगर हम इसमें लगा दें तो ये पूरा 0 बन जाए। इसके शून्यक निकालो, वो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से कुछ वैल्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यू, जैसे इसमें दो चर राशि आ रही है ना, तो एक x है और एक y है। देखिए कैसे निकालेंगे मान, इसमें अपनी तरफ से y की जगह कुछ भी वैल्यू लगाओ, कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो मान लीजिए मैंने लगाया इसमें y बराबर 0 रखने पर, तो y की जगह मैंने क्या रखा है, इसमें 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x बराबर 4, y की जगह 0 -2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 का गुणा 0 में करेंगे 0, 4 का -2 में करेंगे -8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -8। तो y की वैल्यू लगाई हमने 0, कहाँ लगाई, 0 लगाई, तो x की वैल्यू क्या मिली, -8 मिली। ऐसे ही आप इसमें चाहो तो और लगा सकते हो y की जगह, y बराबर क्या रखने पर, 4 रखने पर, तो भाई y की जगह 4 लगाओ आप इसमें, तो इधर क्या है, x बराबर 4 और y की जगह 4 -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में 2 हो गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो y की वैल्यू लगाई अगर हमने 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अगर किसी भी दो चर राशि वाले रैखिक बहुपद को आप ग्राफ पे दर्शाना चाहते हैं तो 2 ही पॉइंट आवश्यक हैं सिर्फ, ठीक है, और निकालने को तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से ही काम हो जाएगा। अब ग्राफ कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनाएंगे ग्राफ। आप ग्राफ के लिए क्या कर लेते हैं, जगह खाली कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ के लिए यहाँ पे आ जाइए आप। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, तो भाई जानते ही x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये y नेगेटिव। x पे जाना है -8, यानी इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 नाप तुल के करना भैया, और y की वैल्यू कितनी है, 0, तो बिंदु क्या होगा, -8, 0, क्योंकि x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू ना ऊपर के ना नीचे के 0, यहीं पे मतलब, तो 8, 0 हो गया। दूसरा बिंदु x की वैल्यू कितनी है, +8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो +4 यानी ऊपर 1 2 3 4, तो यानी कहाँ पे होगा ये बिंदु लगभग, ये बिंदु लगभग तुम्हारा यहाँ कहीं पड़ेगा, इन दोनों के कटान बिंदु पर। ये हो गया 8,4। अब हमें इसको ग्राफ पे दर्शाना है, तो इसका देखिए पहला शून्यक ये रहा, दूसरा शून्यक ये रहा, इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच दो। यही क्या है आपका, ये बहुपद है। कौन सा वाला बहुपद है, दो चर राशि वाला जो हमने भी निकाला, ये वाला, ये बहुपद है आपका, ये वाला हमने दर्शा दिया, ये है बहुपद। क्या नाम है इसका, 5x - 20y + 40। इस तरीके से इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं, ठीक है। एक बहुपद है, बहुपद है, ये बराबर में 0 नहीं लेंगे, ठीक है। बहुपद में बराबर में 0 नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, आप लिख लीजिएगा।
समीकरण में बराबर में 0 होती है, बहुपद में बराबर में 0 नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी बहुपद के कितने शून्यक हम ग्राफ से कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है और इस ग्राफ ये वो है XY प्लेन है और इस पर किसी बहुपद का ग्राफ कुछ ऐसे करके जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है, तो इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी जगह छुआ या काटा। ये जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष को जितनी जगह छुएगा या काटेगा सिर्फ एक्स अक्ष को, उतने ही इसके शून्यक होंगे। बशर्ते आपको जो बहुपद दे रखा है अगर वो एक्स की फॉर्म में है तो एक्स अक्ष को काटना चाहिए, वाई की फॉर्म में है तो वाई एक्स को काटना चाहिए। तो ये एक्स अक्ष को देखिए कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4 जगह काट रहा है। तो इसके शून्यक कितने हो गए, शून्यक हो गए 4। भाई एक तो हम जो है सॉल्व करके निकाल सकते हैं, दो तरीके से हम पता कर सकते हैं कितने शून्यक हैं। दो तरीके से हम पता कर सकते हैं किसी बहुपद के कितने शून्यक हैं, एक तो सॉल्व करके और एक ग्राफ से। अगर वो ग्राफ जो बहुपद है वो x की फॉर्म में है, x चर राशि आ रही है, तो आप ये देखिए उस ग्राफ ने x को कितनी जगह काटा है या छुआ, जितनी जगह काटा है छुआ तो ये शून्यक है। अगर वो y की फॉर्म में है तो आप ये देखिए y को कितनी जगह काटा है उतनी शून्यक होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ये बच्चों एक्सरसाइज का जो बेसिक है बच्चों वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके साथ बच्चों एक एक्सरसाइज हो रहा है आपकी, इस एक्सरसाइज को लगे हाथ खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे सीधे आपकी। तो अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज में कुछ ही सवाल है, उनको तुरंत देख देख के हमें आंसर देना है और कुछ नहीं देना। जो मैंने बातें बताई हैं उन्हें आप ध्यान रखिए तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो भाई पहली एक्सरसाइज है, इसको जरा देख लेते हैं बहुपद की। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया है। तो 2.1 में बच्चों को कुछ ग्राफ दे रखे, मैं लिख देता हूँ। यहां पर मैं बना देता हूं। ठीक है, इनको ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सवाल को पढ़ लीजिए, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन। यहाँ पर किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक देखो। देखिए हर बार ये कह रहा है कि px के शून्यक, किसके शून्यक, px के, तो यहाँ x आ रहा है। अगर ये py के कहता तो y को देखते, लेकिन यहाँ पर ये बोला सिर्फ px के शून्यक बताने। तो भाई x के शून्यक का मतलब है कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को जितनी जगह छुएगा या काटेगा उतनी शून्यक होंगे। अगर ये y होता है यहाँ पर तो फिर हम ये देखते हैं कि ये ग्राफ y एक्स को कितनी जगह छू रहा है या काट रहा है तो उतनी शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को छू रहा है क्या, बिल्कुल नहीं छू रहा है, एक भी जगह नहीं छू रहा है ना काट रहा है, तो शून्यक कितने हो गए इसके शून्यक हो गए यहाँ पे 0, एक भी शून्यक नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक भी जगह पर ना तो छू रहा है ना काट रहा है, और px के पूछे ना हमसे इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ एक्स को कितनी जगह छू रहा है या काट रहा है, तो ये जो ग्राफ है एक्स को सिर्फ एक जगह छू रहा है, y की बात नहीं करनी है। अगर ये पी वाई के पूछता तो y पर देखते, लेकिन y के नहीं सिर्फ x के पूछे हैं। ठीक है, तो ये x को सिर्फ एक जगह काट रहा है, तो शून्य कितने हो गए इसके, एक हो गया। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक तो यहाँ पे काट रहा है एक्स को, और फिर लौटते हुए एक बार यहाँ पे काट रहा है, फिर दोबारा से एक बार यहाँ काट रहा है, तो 3 पॉइंटों पर ये एक्स को काट रहा है। तो इसके जो शून्यक हो गए वो कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है एक तो यहाँ पे काटा और वापस एक लौटते में काटा, 2 जगह काट रहा है, तो इसके जो शून्यक हो गए कितने हो गए,
2 हो गए। यहाँ पर देखिए 1, फिर 1 लौटते में 2, फिर एक्सेस को देखना है सिर्फ 3 4, तो शून्य कितने हो गए 4। सिर्फ एक्सेस को देखना है क्योंकि एक्सेस का ही पूछा है। यहाँ पर शून्य की अगर हम बात करें देखिए 1 फिर 2, अब यहाँ काट ही रहा छू रहा है तो कोई बात नहीं, काटे या छुए बात एक ही है, ठीक है। तो 1 2 फिर 3, तो शून्य कितने हो गए, शून्य हो गए भैया आपके 3। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें शून्य पता करने ग्राफ के माध्यम से। अगर पी एक्स के पूछें तो हम ये देखेंगे ग्राफ एक्स को कितनी जगह काट रहा है या छू रहा है, उतनी ही शून्य है। अगर पी वाई के पूछता है तो हम ये देखते हैं कि वाई जो ग्राफ है वो वाई एक्स को कितनी जगह छू रहा है या काट रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे आपके समाप्त हो गए। तो यहाँ पहली एक्सरसाइज भी खत्म और पहली एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी खत्म। और ये जो बेसिक है ये एक्सरसाइज 2.2 में भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आया तो अभी इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।